अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 अक्टूबर की रात को इसराइल में आसमान के ऊपर कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। ये कोई पटाखे नहीं थे, 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने छोड़ी थी इसराइल के मुल्क के ऊपर। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर डायरेक्ट हेड ऑफ स्टेट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दिया था। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक हिस्सा है। इनके अनुसार 90% से ज्यादा मिसाइल्स ने अपना टारगेट बड़ी कामयाबी से हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ज्यादातर जो मिसाइल थी वो इंटरसेप्ट कर ली गई थी डिफेंस सिस्टम के जरिए। इन मिसाइल की वजह से जो तबाही मची थी उनकी तस्वीरें सामने आ गईं। ये क्रेटर्स आप देख सकते हैं, ये देखिए 30 फुट गहरा क्रेटर मसाद के हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने है। सदर्न इसराइल में नेगेव का एक रेगिस्तान है जहाँ पर इसराइल का मिलिट्री बेस है, तो वहाँ पर भी मिसाइल जाकर लगी। हालांकि इसराइल का कहना है कि इससे उसका मिनिमम तबाही हुई है, लेकिन फिर भी इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान आखिर इस वार में कैसे शामिल हो गया। पिछले साल हमास से शुरू हुई ये वार अब कई मुल्कों में फैल चुकी है। इसराइल न सिर्फ फलस्तीन पर हमले कर रहा है बल्कि लबनान पर भी अटैक्स हो रहे हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे कई पैरामिलिट्री ग्रुप इस वार में हिस्सा ले रहे हैं। अब ईरान भी इस जंग में शामिल हो गया है, तो गूदी मीडिया ने इसको वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दिया है। On the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा, तो आइए दोस्तों समझते हैं इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में। ये बात सच है कि कई सारे मुल्क इस जंग में शामिल हो चुके हैं और अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता ये रीजनल वार भी बन सकती है मिडिल ईस्ट में, और इसे वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देना एक बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया हो। कुछ महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल की बौछार हुई इसराइल के ऊपर। अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉय के बारे में देखोगे तो ये अप्रैल वाला हमला अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा था। 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी इसराइल के ऊपर। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मानों से अनोखा था, क्योंकि किसी और मुल्क ने पहली मर्तबा इसराइल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले 1991 की जंग में यानी गल्फ वार में सद्दाम हुसैन ने मिसाइल छोड़ी थी इसराइल के ऊपर। लेकिन अभी भी अप्रैल में क्या वजह थी कि ईरान ने हमला कर दिया। ईरान कहता है रिवेंज। तभी 2 हफ्ते पहले 11 अप्रैल को इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया की सिटी दमास्कस में। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसर की जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी मुल्क के जनरल या कोई अफसर मारे जाएंगे तो वो मुल्क खुश तो नहीं होगा ना। तो अब यहाँ एम्बेसी के ऊपर बम गिराया गया। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की। इसराइल ने कहा ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी। इसमें जिस अफसर को मारा गया वो हिजबुल्लाह से क्लोजली लिंक्ड था। हिजबुल्लाह क्या है और इसका ईरान के साथ क्या कनेक्शन है, तो इसकी बात हम आगे वीडियो में जाकर करेंगे। लेकिन इससे पहले समझते हैं इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के फाइटर जेट ने कई सारे ड्रोन मार गिराए और इसराइल के अपने F-35 जंगी जहाज ने 25 से 30 मिसाइल को रोक दिया। अगर आप नक्शे में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट फासला है वो 1000 किलोमीटर का है, और अगर ईरान ड्रोन से इसराइल के ऊपर हमला करता है तो तकरीबन 2 घंटे लगेंगे उसको इसराइल पहुंचने में। यही वजह है कि अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसराइल के अगर एयर डिफेंस की बात करें तो उनका आयरन डोम उनका जाना माना सिस्टम है, जिसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का फासला। अगर इतनी दूर मिसाइल फेंके जा रहे हूँ तो आयरन डोम उनको बचा लेगा। हाँ, इसका नाम जरूर डोम है, लेकिन ये इसराइल के ऊपर कोई शील्ड नहीं है जो उसकी हिफाजत करती है। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट को डिटेक्ट करता है जब वो गिरने वाली हो, तो ये अपनी मिसाइल छोड़कर आने वाली मिसाइल को ब्लास्ट कर देता है। इसी चीज को इंटरसेप्शन भी कहा जाता है। आप कई जगहों पर देखोगे, जब आप इसकी खबरों को पढ़ोगे, आयरन डोम सिर्फ छोटे फासले वाली मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन और अगर मिसाइल दूर से फेंकी जा रहे हो तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल के पास 2 और सिस्टम है। एक है डेविड स्लिंग, ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली
वाली मिसाइल को टारगेट कर सकता है। इसकी 15 किलोमीटर तक हाइट और 300 किलोमीटर तक फासला। लेकिन अगर ईरान का मुल्क तो 1000 किलोमीटर दूर है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अक्टूबर वाले हमले में फेंकी थी, उनको ना आयरन डोम डिटेक्ट कर सकता है और ना ही डेविड स्लिंग। इन मिसाइल को इंटरसेप्शन करने के लिए इसराइल के पास है सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है एरो सिस्टम। एरो 3 के पास इसराइल की टॉप डिटेक्शन रेंज है जो है 2400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक का फासला। और अगर स्पेस से भी मिसाइल आ रही हो तो उसको ये आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। अप्रैल के हुए हमले में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था एरो 3 सिस्टम, जिसको वीडियो में भी कैप्चर किया गया। मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर थी। आप देख सकते हैं, बड़े ही कमाल का वीडियो है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा महफूज और सिक्योर सिस्टम लगता है कि इसराइल पर चाहे जैसे भी हालात हों तो ये उसको बचा लेगा, लेकिन ये सच नहीं है। इन सारे डिफेंस सिस्टम का फेल पॉइंट है पैसा। इन सारे सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा महंगा है। जैसा कि मैंने बताया, किसी मिसाइल को अपने मुल्क के ऊपर गिरने से बचाने के लिए तो तभी सारे डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं कि एक और मिसाइल छोड़ रहे हैं उस मिसाइल को फोड़ने के लिए। आयरन डोम सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उस मिसाइल का नाम है तिमिर मिसाइल। एक मिसाइल की कॉस्ट $50,000 है। दूसरा उनका डेविड स्लिंग जो मिसाइल छोड़ता है, उसकी कॉस्ट है $1 मिलियन। तीसरा सबसे भयानक बात, जो उनका एरो सिस्टम मिसाइल छोड़ता है, उसकी कॉस्ट आती है कई मिलियन डॉलर पर मिसाइल। अप्रैल में जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ था तो इसराइल का खर्चा आया था $200 मिलियन। जरा सोच कर देखिए, उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइलों की। हद से ज्यादा मिसाइल छोड़ी जाए तो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाएगा क्वांटिटी के मुकाबले में और पैसे की वजह से। यही वजह है कि अक्टूबर में किए गए इन हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के पर्सन नासर कनानी ने कहा कि ये सारे स्ट्राइक्स लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस थे। वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि और ज्यादा कुछ नहीं किया गया। ये सब कुछ अपने आप में धमकी की तरह थे कि ईरान ने कहा हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया। ईरान के जो हथियार हैं वो अपने आप में कम ड्रोन नहीं हैं। कुछ मिसाइल जिनका इस्तेमाल किया गया इस हमले में वो स्टेट ऑफ द आर्ट थी, जिनका पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया और जो पिछले साल ही बनी थी, जैसे 2023 की फतेह मिसाइल। BBC की तरफ से निकाली गई आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इन सब मिसाइलों की जो रेंजेस हैं, उनकी सबसे बड़ी जो मिसाइल है वो है शहाब 3, जिसकी रेंज है 3200 किलोमीटर। जो मिसिंग है इस नक्शे में वो है 2023 की फतेह मिसाइल। हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। हाइपरसोनिक स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज होती है। ये 18,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, जो कि 15 गुना तेज होता है स्पीड ऑफ साउंड से। यानी कि कुछ मिनटों का वक्त लगेगा ईरान से इसराइल पहुंचने में। Precisely hit any target within the range of 870 miles, and there exists no system that can rival or counter this. यहाँ पर बहुत सारे लोग रॉकेट्स और मिसाइल को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों अल्फाज सुनने में एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमास की तरफ से जो रॉकेट्स फेंके जाते हैं इसराइल की तरफ, उनका साइज काफी छोटा होता है। ये जमीन से फेंके जाते हैं अंदाजे के तौर पर कि ये कहाँ जाकर गिरेगा। लेकिन ब्लास्टिक मिसाइल दूसरी तरफ 1 से 3 मंजिल इमारत जितना बड़ी होती है। इनमें प्रिसिशन टारगेटिंग होती है। एग्जैक्ट इनको कहाँ गिराना है कंट्रोल किया जा सकता है। सही में धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर वापस अपने टारगेट पर गिर सकती है। सही में ये खतरनाक है कि इंसान ने कितने खतरनाक हथियार बना कर रखे हैं अपने पास। यही वजह है कि अप्रैल के हमले के बाद यूनाइटेड नेशन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा दोनों साइड को डिफ्यूज एंड डी एस्केलेट। अब इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह और हौथी जैसे कई ग्रुप हमला करते आए हैं, लेकिन जब इसराइल ने बदले में रिटेलिएशन शुरू किया, गजा पर बमबारी की, तो उसके बाद उनकी तरफ से हमला और भी बढ़ गया। तीनों ग्रुप गजा में हमास, यमन के मुल्क में हौथीज और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह, इन सब को यहाँ पर ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है। यहाँ इन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी माना जाता है, यानी कि ईरान का मुल्क इनको पीछे से सपोर्ट करता है, इनको फंड देता है और इनको पैसा देता है। इन सब के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जिसको इस 20 मिनट की वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज को लेकर डाउट है और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। सबसे तेज तरीका है जवाब सुनने का, बिल्कुल क्लियरली। हिजबुल्लाह की स्पेसिफिकली बात करें तो ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हैवीली आर्म्ड नॉन स्टेट ग्रुप्स में से एक है। एक शिया मिलिटेंट ग्रुप जो उभर कर आया था सन 1982 में, जब इसराइल ने लेबनान का इन्वीजन किया था। सन
जून 1985 में ये ऑफिशियल बने और अपना मैनिफेस्टो बना। इन्होंने कहा कि लबनान से वेस्टर्न पावर को बाहर निकालेंगे और इसराइली मुल्क के डिस्ट्रक्शन की मांग करते हैं। ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और यूरोप जैसे कई मुल्क हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार देते हैं। हालांकि इंडिया और कुछ इस तरह के मुल्क इसको दहशतगर्द नहीं मानते। लबनान के मुल्क में जो सदन हिस्सा है, करीब 22 साल तक उसे इसराइल ने ऑक्युपाई कर रखा था। हिजबुल्लाह ने एक्चुअली 2000 में इसराइल को वहां से धकेल निकाला था। साल 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक और जंग हुई थी जो करीब 34 दिन तक चली, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस जंग को कोई भी नहीं जीत पाया। अगर आप लबनान मुल्क के नक्शे पर देखोगे, एक्चुअली काफी बड़ा एरिया हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। ये सब पैरामिलिट्री ग्रुप्स एक्चुअली में कई मानों में लबनान की आर्मी से ज्यादा पावरफुल है। Some countries classify Hezbollah as a terror group. More powerful than the state, more armed than the Lebanese army itself. आज के दिन हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान में जो वार है वो काफी खुल्लम खुल्ला चल रही है पिछले कई महीनों से। 17 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसकी वजह से वार शुरू हुई और इससे अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दी थी इसराइल के खिलाफ। दूसरी तरफ अगर हुतीज की बात की जाए, जो कि 1990 में बने थे, जिसके पीछे वजह थी बढ़ता हुआ शिया मार्जिनेशन इन्फ्लुएंस यमन के मुल्क में। हुतीज को भी कई मुल्कों की तरफ से दहशतगर्द माना जाता है क्योंकि ये यमन की सरकार के अपोजिट साइड पर रहे हैं। इंटरेस्ट की बात यहाँ पर यह है कि इंडिया भी इन हुतीज को दहशतगर्द नहीं मानता। ईरान के अलावा कहा जाता है रशिया भी हुतीज की फंडिंग करता है। सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो सऊदी अरब यमन के बॉर्डर पर है, तो सऊदी अरबिया यमन की सरकार के सपोर्ट में है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। इस नक्शे में आप देख सकते हो सऊदी अरब और ईरान बड़ी रीजनल पावर है मिडिल ईस्ट की। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो यूएस और यूरोपियन यूनियन ये सारे सऊदी के फेवर में ज्यादा आते हैं। रशिया और चाइना जैसा मुल्क ईरान के फेवर में ज्यादा आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप देख सकते हो कि किस मुल्क का सपोर्ट किस तरफ है। तो सऊदी अरेबिया का जो मुल्क है वो ईरान के काफी खिलाफ रहता है। हालांकि ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया सुन्नी ग्रुप है और ईरान शिया लेड ग्रुप है। इन सब की बात मैंने इस वाली वीडियो में कही थी, जिसको आप बाद में जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने पूरी तफसील से बताया है। इसराइल और फलस्तीन की दरमियान जंग की शुरुआत हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, जब हमास ने हमला किया था। इसराइल और फलस्तीन का क्या मसला है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तफसील से समझाऊंगा कि ये इसराइल और फलस्तीन का आखिर क्या मसला है और ये क्यों एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। पूरी तफसील होगी उसमें। जिसके बाद इसराइल ने गजा के ऊपर रिटेलिएशन किया। गजा के ऊपर इतनी बमबारी की कि अब गजा रहने के लायक भी नहीं रहा। दुनिया के ज्यादातर मुल्क गजा को जेनोसाइड का नाम कहकर बुलाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 और 22 सितंबर 2024 के दरमियान 41,431 लोग शहीद किए जा चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड, जिनमें आधे से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। जोनाथन ग्लेजर, एक ज्यूज फिल्म डायरेक्टर, हॉलोकॉस्ट के ऊपर एक फिल्म के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो है अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा, होलोकॉस्ट के जख्मों का नाम पर जिस तरह एक दूसरे के समूह को टॉर्चर किया जाया, इस किस्म की ज्यूजनेस को मैं निकारता हूँ। Our film shows where dehumanization leads at its worst. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent. उनकी फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट फाइजिशम के हॉर्न को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करती है। अभी जो फिलहाल वार चल रही है उसमें हिजबुल्लाह काफी पावरफुल निकला। इसराइल और लबनान के बॉर्डर के ऊपर 80,000 से ज्यादा इसराइली फौजियों और शहरियों को अपना शहर छोड़ना पड़ा, क्योंकि डेली वहाँ से रॉकेट फायर आता था। दूसरा हुतीज ने रेड सी के ऊपर आने और जाने वाले जहाजों के ऊपर हमले करके तकरीबन 1 ट्रिलियन लॉसेज हुए हैं ट्रेड में। इसकी वजह से अप्रैल के हमले के बाद ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस वार में, लेकिन अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमले करवाया जा रहा था। 14 अक्टूबर को उनकी तरफ से ऑफिशियली स्टेट दी जाती है, आपसे ज़ायोनिस्ट रिजीम इंट्रास्ट असिस्ट और सिटीजन पर अटैक करेगी तो हम काउंटर अटैक करेंगे, यह कहा जाता है IRGC के हेड हुसैन सलामी की तरफ से। और फिर 31 जुलाई को बड़ा हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है ईरान के शहर तेहरान में। इस्माइल हनिया हमास के पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है। Palestinian militant group Hamas has said its political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran. किसने मारा ये बात पता नहीं चली, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसराइल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके जुलाई में ही ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री नासिर कनानी ने कह दिया था कि ब्लड नेवर बी वेस्टेड, तभी रिटेलिएशन शुरू हो गई थी। 2 महीने बाद 17 सितंबर को पेजर अटैक हुआ हिजबुल्लाह के ऊपर। हिजबुल्लाह ऑपरेटर के पास जो पेजर डिवाइसेस है वो फट जाते हैं और कई सारे लोग मारे जाते हैं इसमें। एक्चुअली में ये पेजर अटैक कैसे हुआ इसकी तफसील मैं इस वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जो बाद में जाकर आप देख सकते
सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने पेजर अटैक की मुकम्मल तफसील बताई है। 20 सितंबर को एक और हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है। हिजबुल्लाह के आर्म्ड के लीडर इब्राहिम अकील मार दिए जाते हैं इसराइल की तरफ से, जो कि ईरान के प्रॉक्सी थे। जाहिर सी बात है ईरान की गवर्नमेंट इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशन किए जाते हैं। 25 सितंबर को हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट का लीडर मार दिया जाता है। 27 सितंबर को IRGC के ब्रिगेडियर अब्बास नेल्फरोन एयर स्ट्राइक में मार दिए जाते हैं। ये एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के ऊपर की गई थी। इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह भी मारे गए, जो कि 1992 से जनरल सेक्रेटरी रहे थे हिजबुल्लाह के। इतने सारे लीडर्स मरने के बावजूद भी हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक्स चलते आ रहे हैं और ये कभी बंद भी नहीं हुए। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स भी इसराइल की तरफ फेंके जा रहे हैं, ये वार कभी रुकी नहीं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए इस एयर स्ट्राइक की वजह से लेबनान में। यूनाइटेड नेशन और USA दोनों मिलकर इन वार को अडॉप्टेड कर रहे हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से रुकने का कोई भी नुक्ता नजर नहीं आ रहा। 1 अक्टूबर में अगर अटैक की बात करें जो ईरान ने किया, शुरू में कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा था कि ईरान भी इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अमेरिका पहला मुल्क था जिसने इस अटैक को एंटिसिपेट किया और इसराइल को इन्फॉर्म किया। 1 अक्टूबर को शाम के तकरीबन 7:30 पर IDF ने इसराइल को इन्फॉर्म कर दिया था। मिसाइल्स ईरान से इसराइल की तरफ लॉन्च हो चुकी हैं, तो इसराइल के पूरे मुल्क में सायरन बजना शुरू हो गए थे। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है जिसने IRGC को बयान दिया कि हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया था, जबकि इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था और जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मारे गए। तो ईरान जो कर रहा है वो उसका बदला है। ईरान का ये हमला देखने में तो बहुत खतरनाक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बंदा मारा गया वेस्टर्न बैंक में। इसके बावजूद भी इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने धमकी दी कि जैसे हिजबुल्लाह, लबनान और गजा का हाल है वैसा ही हाल तुम भी अपना देखो, ईरान को कहा। इसराइल के PM यानी नेतन्याहू ने भी बयान दिया, עשתה הערב טעות גדולה. את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक रिलेटेशन चल रहा है। कोई यहाँ पर इसका बदला ले रहा है, कोई यहाँ पर इसका बदला ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है आम शहरियों का। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरेस ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की, ओवरऑल द कॉन्फ्लिक्ट को कंडम किया, न कि सिर्फ एक मुल्क को पार्टिकुलर ब्लेम करके। आप लोगों को समझना चाहिए कि जब किसी मुल्क में ऐसी सिचुएशन होती है तो जो नुकसान होता है वो होता है आम शहरियों का। ये पॉलिटिशियंस एक के बाद एक रिलेटेशन करते रहते हैं, बदले के बाद बदला लेते रहते हैं। अक्सर खुद की अवाम भी इनको नहीं करती। कई सारे लोग यहाँ पर ये जो वेपन बेचने वाली कंपनी होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उनको भी कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि अगर इनका असला नहीं बिकेगा या इनके वेपन नहीं बिकेंगे तो ये जंग नहीं होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम वेपन कंपनीज को एक्सपोज करेंगे कि वो किस तरह जंगें करवाती हैं। आजकल दोबारा ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग छिड़ चुकी है फिर से। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इसकी डिटेल मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरी तफसील से बताया है एक एक चीज। अल्लाह हाफिज।